ये सब बातें हो गई थी, क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, आपको बोला था करने को, ठीक है। ये सब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा है आइसोबारिक, आइसोबार का क्या मतलब होता है? अरे क्या कांस्टेंट हो? कांस्टेंट। ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है? अरे यही तो है भाई, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब इसमें से कौन सा आइसोबारिक हो जाएगा? फर्स्ट। ये क्या हो जाएगा? ये वाला फोर्थ वाला आइसोकोरिक। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। आइडियाबैटिक, आइसोथर्मल, सबके आपको ग्राफ वगैरह बता दिए गए हैं, ठीक है। फिर ये सारे क्वेश्चंस थे, हमने कर लिए हैं, सारे फॉर्मूले वगैरह आपको बता दिए। एंथैल्पी चल रहा था ना हमारा, एंथैल्पी, उसके 3-4 फॉर्मूले बताए थे आपको। एक क्या बताया था? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। और क्या पढ़ा है बताओ? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, या फिर P2 V2 माइनस P1 V1। अरे पढ़ा है भाई। एक और फॉर्मूला पढ़ाया था, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी। ये 3 फॉर्मूले पढ़ाए जिसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बट मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग कर पाओगे क्योंकि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो मुझे पूरा भरोसा है, तुम्हारी शक्लों पे लिखा है तुम कुछ नहीं पढ़े, ना तुमसे कुछ होगा। आखिरी में तो मैं बोल दूँगा थर्मोडायनेमिक्स समझ नहीं आई। मुझे पूरा भरोसा है आपकी यही लाइन होगी लास्ट में, ठीक है, कि थर्मोडायनेमिक्स समझ नहीं आई। कोई एक आधा बच्चा पढ़ रहा होगा तो कर लेगा चैप्टर, बहुत सिंपल है। अगले चैप्टर में भी तुम यही बोलोगे कि समझ नहीं आया। देखो ध्यान से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा ख़त्म होता है इसके साथ, एंथैल्पी के साथ। और इसकी कुछ बेटा बाहर भगा दूंगा, ठीक है। एक बार और अब बस बात करके देखना पूरी क्लास, पक्का बाहर भगा के आज दिखाऊंगा तुम्हें कैसे भगाता हूँ। अभी घर पे फ़ोन करूँगा, जस्ट यहीं से तुम्हारे सामने फ़ोन करूँगा मम्मी को पापा को कि ये पढ़ाने नहीं दे रहे बच्चों को, ठीक है। और तुरंत क्लास से आउट बोलूँगा, ले जाओ इन्हें, ठीक है। क्या लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? ये बेटा कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की, किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, नेट एनर्जी कितना चेंज हो रहा है, कौन सी यूज़फुल एनर्जी है, कौन सी बेकार एनर्जी है, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसके लिए फिर आया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इवन ये तक नहीं बता पाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम। कोई एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पा रहे, सब कुछ हम कह रहे हैं चेंज आ रहा है, अरे हर चीज़ में कह रहे हैं ना हम सिर्फ चेंज निकाल पा रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे ना। अभी तक हम ये डिस्कस कर पाए कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफ़र हो पा रहा है। तो इसके लिए बेटा अब हम लोग थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाएंगे। अब एक प्रोसेस है बेटा, 2 अलग अलग प्रोसेस होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। मुझे बताओ, अगर चाय गर्म है, अगर चाय गर्म है उसे ठंडी करनी है, अगर चाय गर्म है उसे ठंडी करनी है तो अपने आप ठंडी हो जाएगी, आपको ज़रूरत है ठंडी करने की? अरे बोलो अपने आप। जो भी रिएक्शन अपने आप हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियस। क्या कहते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियस। जो भी रिएक्शन अपने आप होती है उसे क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। जो भी ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही हो, हमें वो रिएक्शन करवाना पड़ रहा हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या कहते हैं बेटा? नॉन। तो 2 शब्द याद रखने हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कि 2 तरह की रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस ऐसी रिएक्शन जो अपने आप होती है, जिसमें हमें बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, और जिसमें हमें ज़रूरत है एनर्जी देने की, बाहर से फोर्स देने की, उसे क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। अभी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वही लिखा देखो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम लोग फिजिबल प्रोसेस भी कहते हैं। अकर बाय इटसेल्फ, हमें इसमें अपने आप ये रिएक्शन होगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो याद रखना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी रिएक्शन अपने आप, कोई भी रिएक्शन अपने आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, कोई भी रिएक्शन अपने आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। ये बताओ, कोई भी चीज़ प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट हो रही है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी या कम स्टेबल होगी? प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, कम स्टेबल होगा? अरे केमिस्ट्री की दुनिया में कोई भी स्टेबिलिटी तो अचीव करना चाहता है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो ये क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल। अरे क्या होगा भाई? ज़्यादा। भाई प्रोडक्ट का मतलब क्या है भाई? वो क्या होना चाह रहा है? ज़्यादा स्टेबल। तभी तो रिएक्टेंट से वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट। अगर ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, कम होता, तो फिर वो बनता ही क्यों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट? अरे ज़रूरत ही क्या है बनने की? सही है। तो अगर अपने आप हो रहा है, पहली बात तो मैंने आपको पढ़ा दी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जो अपने आप हो, अपने आप रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल। क्या होगा बेटा? ज़्यादा स्टेबल। एक शब्द और आप समझना,
एक शब्द होती है बेटा स्पॉन्टेनिटी। क्या होती है बेटा? स्पॉन्टेनिटी। भाई आज का पार्ट बहुत मुश्किल है, पूरी केमिस्ट्री का सबसे मुश्किल क्लास है आज की, ध्यान रख लेना। आज तक जितनी क्लासेस आपने पढ़ी होगी सबसे मुश्किल क्लास है आज की। एक एंथैल्पी वाला पार्ट मुश्किल था, बट मैंने बहुत आसान बना दिया जो बच्चे रेगुलर क्लास आ रहे हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन किए हमने, बहुत क्वेश्चन किए। अब रट क्या होगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। और अगर एक आधा क्वेश्चन आते हैं तो आपको फॉर्मूला लिखवाए, आप कर सकते हो, हमने डिस्कस भी कर लिए हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये पार्ट उससे भी मुश्किल है, ध्यान रखना, अभी आप देखते जाओ। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट क्या होगा? स्टेबल। और एक शब्द आपके लिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनिटी। क्या कहते हैं बेटा? स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का मतलब कहीं भी मूव कर रहा है, रेंडमनेस। अरे क्या है भाई? रेंडमनेस। और कहीं भी मूव कर रहा है मतलब उसकी स्पॉन्टेनिटी क्या है? ज़्यादा। अरे क्या है? ज़्यादा। कहीं भी मूव कर रहा है, ऐसे भी, सर्कुलर में भी, रोटेशन में भी, आगे भी, पीछे भी, है ना, हर जगह मूव कर रहा है मतलब उसकी स्पॉन्टेनिटी क्या है? ज़्यादा। मेरे को आप बताओ, 1 ग्राम पानी है, 1 ग्राम बर्फ़ है और 1 ग्राम गैस है, कौन ज़्यादा मूव करेगा इस कमरे में? गैस। मतलब गैस की स्पॉन्टेनिटी क्या होगी? ज़्यादा। अरे क्या होगी? ज़्यादा। उसके बाद कौन थोड़ा बहुत मूव कर जाएगा? पानी, लिक्विड। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? लिक्विड। और लास्ट में सॉल्ट। तो सबसे कम स्पॉन्टेनिटी किसकी है? सॉल्ट। और सबसे ज़्यादा किसकी है? गैस। तो ये चीज़ समझना। ठीक, तो अगर कोई चीज़ स्टेबल बन रहा है तो इधर उधर घूमते फिरेगा, भीख मांगते फिरेगा। क्या अंबानी भीख मांगते फिरता है इधर उधर? ये स्टेबल है अपनी लाइफ में। हाँ, तो ये याद रखना, मैक्सिमम रेंडमनेस मिलेगा आपको, है, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या है बेटा? मैक्सिमम। क्या है बेटा? मैक्सिमम। देखो अगली रिएक्शन क्या है हमारे पास? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या है बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप नहीं हो रही। अगर कोई रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब है? हमें बाहर से धक्का लगाना पड़ रहा है भाई, बाहर से हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तब रिएक्शन हो रही है। अरे सही भाई, कोई भी रिएक्शन जो अपने आप ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। बाहर से हीट देनी पड़े, एनर्जी देनी पड़े, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अकर विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इसमें हमें बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, हीट लगाना पड़ेगा, कोई भी एक आप ऐसी चीज़ कर रहे होगे जिससे रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है बेटा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो 2 रिएक्शन आपको समझ आ गई। जैसे मैं बहुत सिंपल सी भाषा में हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन है, अगर आपने चाय गर्म की है तो चाय क्या अपने आप ठंडी हो जाएगी? अरे चाय अपने आप ठंडी हो जाती है क्या? या आपको ठंडी करनी पड़ती है? अपने आप हो जाती है। मतलब वो कौन सी रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस। क्या बेटा? पर अगर ठंडी चाय है तो उसे अगर आप चाहते हो कि गर्म हो जाए तो अपने आप हो जाएगी? आपको करनी पड़ेगी, आपको बाहर से हीट देनी पड़ी, चूल्हा जलाना पड़ा, मतलब ये क्या है बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या है बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो याद रखना, एंट्रोपी का मतलब आपको मैंने बता ही दिया थोड़ा बहुत। एंट्रोपी का मतलब क्या है बेटा? रेंडमनेस। क्या है बेटा? रेंडमनेस। कितना रेंडमली मूव कर रहा है, कितना रेंडमली। और उसमें एक आधा शब्द आपने मुझे क्लियर कर दिया कि गैस ज़्यादा मूव कर सकता है रेंडमली। सही है भाई। उसके बाद कौन है? लिक्विड। उसके बाद कौन है? सॉलिड। तो एंट्रोपी सबसे ज़्यादा किसकी मिलेगी आपको? गैस की। किसकी मिलेगी? गैस। उसके बाद किसकी मिलेगी बेटा? लिक्विड। उसके बाद किसकी मिलेगी? सॉलिड। तो याद रखना। इसके बाद देखो इसी तरीके से और 1-2 एग्जाम्पल लिखे हैं, ध्यान से देखो। अगर कोई हार्ड चीज़ है और कोई सॉफ्ट चीज़ है, कौन मूव कर सकती है आसानी से? सॉफ्ट। मतलब एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होगी? सॉफ्ट की। तो ऐसे कुछ अगर क्वेश्चन लिखे हुए तो आप बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक शब्द याद रखना, अगर नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ रहे हैं और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो इसकी एंट्रोपी क्या होती है बेटा? इंक्रीज। जैसे इसमें कितने कार्बन है? 3, इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितना है? 1। टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन क्या है बेटा? ज़्यादा। क्या है बेटा? ज़्यादा। तो ये पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कर सकते हो। देखो एंट्रोपी का बेसिक फार्मूला जो आपको याद रखना है, बेसिक फार्मूला, जैसे मैंने आपको एंथैल्पी रटवा दी थी, डेल्टा एच रटवा दिया था, वैसे ही आपको एंट्रोपी भी रटवा रहे हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है मार्केट में, कुछ नहीं है, बस शब्द चेंज करते रहना। आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आती है। देखो क्या क्या कहानी है।
पहली चीज़ ये तो क्लियर हो गया, एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होगी बेटा, गैस की, फिर किसकी होगी, लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रेंडमनेस, कितना रेंडमली मूव कर पा रहा है, क्या सर्कल में भी घूम रहा है, क्या इधर हॉरिजॉन्टल भी, क्या वर्टिकल भी, क्या फ्लोट भी कर रहा है, मतलब कितना रेंडमली, क्या इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, जो जितना रेंडमली मूव कर सकता है चारों तरफ, उसकी एंट्रोपी क्या होगी, उतनी ज़्यादा, क्या होगी बेटा, उतनी ज़्यादा। ठीक है, अब देखो एंट्रोपी गैस की ज़्यादा है, फिर किसकी है, लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। ये तो समझ आ गया, आपने मुझे बता दिया था कि एंट्रोपी ज़्यादा होती है। अच्छा, पाथ फंक्शन दो थे, कौन कौन से, हीट और वर्क, तो ये भी क्या होगा बेटा, स्टेट फंक्शन। ठीक है, और ये मैंने आपको किस में पढ़ाया था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, किस में पढ़ाया था बेटा, एक्सटेंसिव। अब देखो एंट्रोपी क्या होता है, हीट एट अ टेम्परेचर, मतलब कितना हीट दिया गया, कितना हीट चेंज हुआ एक गिवन टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एंट्रोपी। एंट्रोपी नहीं, चेंज इन एंट्रोपी, कि कितना एंट्रोपी में चेंज हो रहा है वो इस। अच्छा मेरे को आप खुद सोचना, ज़रा सोचो, अपनी बुद्धि से सोचो, अगर मैंने एक सिस्टम को हीट दे रहा हूँ, खूब गर्म कर रहा हूँ, अगर मैं किसी एक सिस्टम को खूब हीट दे रहा हूँ और उस सिस्टम के अंदर गैस के पार्टिकल हैं, उधर बेटा, अगर एक सिस्टम है उसके अंदर गैस के पार्टिकल है और मैं हीट दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो क्या हीट देने से वो जो गैस के पार्टिकल है उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। एक लोहे का बक्सा है, उसके अंदर गैस के पार्टिकल भरे हैं, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर बाहर से हीट दे रहा हूँ, हीट, तो उनकी रेंडमनेस बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर रेंडमनेस बढ़ रही है मतलब क्या बढ़ जाएगा बेटा, एंट्रोपी, क्या बढ़ जाएगा, तो कितना एंट्रोपी में चेंज हुआ, निकालने का तरीका है बहुत सिंपल सा, या तो आप देख लो कितना हीट दिया गया है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, कितना हीट दिया गया है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, या फिर दूसरा तरीका है चेंज इन एंट्रोपी को निकालने का, कि कितना हीट दिया गया अपॉन टेम्परेचर या कितना चेंज इन एंथैल्पी हुआ है। डेल्टा एच पे आपकी पीएचडी हो चुकी है अब तो, अरे हो चुकी है भाई, इतने फॉर्मूले, इतने क्वेश्चंस करवा दिए डेल्टा एच, पिछली क्लास में तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, इसी के क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा दिए डेल्टा एच के। अरे सही है, तो आप निकाल सकते हो डेल्टा एच अपॉन टी, टी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो एंट्रोपी निकालने के दो तरीके आ गए आपके पास, या तो क्यू अपॉन टी। अच्छा क्यू में भी दो कहानी है, एक आपको हीट होगा रिवर्सिबल और एक क्या होगा बेटा, इरिवर्सिबल। क्या होगा बेटा, इरिवर्सिबल। एक चीज़ याद रखना, जब भी हीट रिवर्सिबल आएगा नेट चेंज इन एंट्रोपी जो होगा वो ज़ीरो आएगा। नेट चेंज इन एंट्रोपी मतलब देखो यहाँ पे भी दो चीज़ों की बात करेंगे, एक होगा सिस्टम और एक होगा सराउंडिंग। सिस्टम मतलब वो जो डब्बा बना है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और सराउंडिंग मतलब बाहर। खुद सोचना, अगर सिस्टम की एंट्रोपी कम हो रही है तो सराउंडिंग की क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अरे क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो अगर एक की कम हो रही है एक की बढ़ रही है तो नेट कितना हो जाएगा, ज़ीरो। कितना हो जाएगा, ज़ीरो। पर किस केस में, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब याद है जो आपको मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल धीरे 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 होता है। अरे जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही पीछे भी आ सकता है। तो याद रखना बेटा, जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो होता है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। जो बातें मैंने अभी आपको बताई, सिस्टम सराउंडिंग कुछ 2-4-5 बातें आपको बताई है, उसको मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी आ रही है पीपीटी में, और तो बस मैं आपको याद दिला रहा था। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला, इन्हीं दो फॉर्मूला के बेसिस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, एक तो क्या है बताओ, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्यू क्या है बेटा, हीट। क्या है बेटा, हीट। और डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी। आपको ऑलरेडी आता है, पीएचडी है इसमें तो आपको। अच्छा, एक और तरीका है चेंज इन एंट्रोपी निकालने का, एक और बहुत सिंपल सा तरीका। याद है डेल्टा एन जी निकालते थे, क्या निकालते थे बेटा, डेल्टा एन जी। उसी तरीके से एंट्रोपी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एंट्रोपी, समीशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ये चेंज नहीं आएगा, बस समीशन आएगा। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी और कैसे निकाल सकते हैं, अगर कभी रिएक्शन दी होगी,
रिएक्शन दी और आपसे एंट्रोपी पूछी गई है, तो कैसे निकाल सकते हो एंट्रोपी, बताओ। समीशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्ट। ऐसा डेल्टा एनजी पे आपकी पीएचडी हो चुकी है। अभी आने वाली 8 रिएक्शन ऐसी है, बस समीशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, बस 2 जगह एक्सेप्शन है वो आपको बताएंगे। अभी एक ये अभी पढ़ रहे हो थर्मोडायनेमिक्स, अभी पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, एक अलग चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स का। मतलब थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है थर्मोडायनेमिक्स, एक होता है थर्मोकेमिस्ट्री। तो अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो बताओ निकाल लोगे। एक कॉपी में लिख लो डेल्टा एस का, बस ये 2 चीज़ लिख लो, ये लिख लो और एक ये लिख लो, बस ये, ठीक। अब क्वेश्चन उड़ाएंगे इसके ऊपर खूब सारे, या लिख लो तुम पूरा पेज लिख डालो फटाफट। बात का टाइम खत्म, ध्यान से सुन लो। देखो कहानी क्या है भाई, कहानी सुनना ध्यान से, ठीक है। कहानी ये है कि एंट्रोपी के आपको 2 फॉर्मूले आ गए। एक तो एंट्रोपी आपने पढ़ लिया चेंज इन एंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर, या फिर क्या पढ़ लिया क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। एक और क्या आता है चेंज इन एंट्रोपी निकालने का, बोलो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। वही लिखा है एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन बेटा? अरे बोलो कर लोगे। अच्छा ये बताओ, सॉलिड से लिक्विड, कोई चीज़ बेटा सॉलिड से लिक्विड अगर जा रही है, कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड अगर जा रही है, अगर सॉलिड से लिक्विड, तो बताओ किसकी, बाद में लिख लेना है ना, समझो पहले। सॉलिड से लिक्विड जा रही है, तो सॉलिड से लिक्विड जा रही है, तो बताओ किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है, सॉलिड की या लिक्विड की? लिक्विड की, सही है। तब बताओ मुझे एंट्रोपी अगर लिक्विड की ज़्यादा है, लिक्विड की ज़्यादा है मतलब प्रोडक्ट की ज़्यादा है, और चेंज इन एंट्रोपी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्ट। अगर एंट्रोपी प्रोडक्ट की ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो बताओ चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? अरे बेटा उस लेवल के तुम नालायक हो ना। बस भाई मैं कह रहा हूँ इसकी एंट्रोपी 10 थी सॉलिड की, लिक्विड की एंट्रोपी कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि एंट्रोपी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। अरे क्या होती है, बढ़, क्यों, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड। अब मैं कह रहा हूँ चेंज इन एंट्रोपी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कितनी है एंट्रोपी 20, रिएक्टेंट की कितनी है 10, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, इसलिए यहाँ लिखा है डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। अरे समझ आ गया क्यों लिखा हुआ है भाई, कि नहीं आया समझ तुम्हें? अरे आया कि नहीं आया भाई? आगे सबको समझ, आगे सबको कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। चलो ये लिखा है लिक्विड से गैस, अब बताओ किसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, लिक्विड की या गैस की? गैस से। यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। समझ गए क्यों लिखा है डेल्टा एस? अब बताओ पर कोई गैस से लिक्विड जा रहा है, गैस से लिक्विड, मुझे बताओ गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है लिक्विड की? गैस की लिक्विड की? तो चलो गैस की मान ली 20, लिक्विड की मान ली 10, सही। बट अब हम कह रहे हैं कि गैस से लिक्विड बना है, तो इस केस में प्रोडक्ट क्या है, लिक्विड। मतलब एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट करने जाऊंगा तो किसको किससे माइनस करूंगा, 10 को 20 से, तो वैल्यू क्या आ रही है -10, इसलिए लिखा है एंट्रोपी लेस देन 0। तुम वैसे भी सोच सकते हो भाई कोई गैस से लिक्विड जा रहा है उसकी एंट्रोपी क्या हो रही है, कम, तो डेल्टा एस क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। तो घबराना मत, तो देख के पता नहीं क्या साइड में लिख दिया। थोड़ा 1-2 शब्द अंग्रेजी में भी पढ़ लेते हैं, क्या किताबों में लिखा देखो। एंट्रोपी ना थर्मोडायनेमिक स्टेट क्वांटिटी विच इज मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। कितनी रैंडमनेस है सिस्टम के अंदर, वो किसको डिनोट करती है बेटा, एंट्रोपी। ठीक है, मोर इज द रैंडमनेस, मोर इज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी बेटा, एंट्रोपी। क्या होगी बेटा, एंट्रोपी। ये चीज़ आप याद रखना, अरे याद रखना भाई, जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतना ज़्यादा क्या होगा बेटा, एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन एंड डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल। तो ये सब बातें आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, मेरे को आप 1-2 शब्द अपने दिमाग में बैठाओ जरा, दिमाग में। कोई एक सिस्टम है, मैं बाहर से टेम्परेचर दे रहा हूँ, तो जो अंदर पार्टिकल है वो ज़्यादा मूव करेंगे कम मूव करेंगे, मतलब उसकी एंट्रोपी बढ़ गई है कम हो गई, मतलब क्या कह रहे हो आप, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज एंट्रोपी इंक्रीज। समझ गए भाई, अरे समझ गए, टेम्परेचर बढ़ाने पे एंट्रोपी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज। देखो इफ द, अच्छा आप बताओ, कोई एक था सिस्टम, उसके अंदर गैस भरे पड़े हैं, हमने टेम्परेचर कम कर दिया, तो ज़्यादा मूव करेगा कम मूव करेगा, कम। अरे क्या करेगा, कम। भाई टेम्परेचर कम कर दिया तो पास में आ जाएंगे मॉलिक्यूल, अरे पास में आ जाएंगे। मान लो पानी है, ध्यान से सुनो ना, पानी है,
भाई ऐसा कैसे होता है कि देखो एक लोहा है, लोहा के अंदर पानी भरा हुआ है, सही है। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो लोहा भी गर्म हो गया। क्यों गर्म हो पता है? जो पानी थे ना वो गैस में कन्वर्ट हो गया और गैस फटाफट लोहे पे टकरा रही है। टकराने की वजह से प्रोड्यूस होते है हीट एनर्जी। अरे क्या प्रोड्यूस होते है? हीट एनर्जी। इसलिए आपको लोहा क्या लगता है? गर्म। अरे क्या लगता है? गर्म। अरे समझ गए? टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी रैंडमनेस बढ़ गई, टकरा ज़्यादा रहा है, इसलिए वो गर्म लग रहा था भाई। पर अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दी उस लोहे के अंदर जिसके अंदर पानी है तो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। अरे किस में हो जाएगा? सॉलिड। सॉलिड बताओ मूव करेगा क्या? अरे बोलो यार, बर्फ का टुकड़ा मूव करेगा क्या? तो उसकी रैंडमनेस क्या हो गई? कम। मतलब आप तो उस एग्जांपल से याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पे एंट्रोपी क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है, और कम करने पे क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। ठीक है। फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम एंट्रोपी इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इंक्रीज इन द सिस्टम। मुझे आप बताओ, खुद सोचना, सरकारी भाषा से सोचना, कहीं पे 2 मॉलिक्यूल है, कहीं पे 4 मॉलिक्यूल है, कौन ज़्यादा मूव कर रहे होंगे रैंडमली? 2 वाले 4 वाले? कौन मूव कर रहे हैं ज़्यादा जगह में? ज़्यादा। अरे 2 या 4? 4 भाई, 4। मैं कह रहा हूँ तुम रास्ता काट रहे हो, घूम रहे हो इधर उधर, एक हो 2 दोस्त, तो मैं जहाँ देखूंगा तुम 2 दिख जाओगे, 4 हो तो 4 दिख जाओगे। अरे बोलो यार, 4। तो रैंडमनेस किसकी ज़्यादा होगी? जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। अरे भाई कहीं भी कोई मूव कर रहा होगा ना ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ रैंडमनेस मतलब तुम बिल्कुल वेले हो, कोई काम धंधा नहीं है, जब देखो इधर उधर घूम रहे हो। अब एक कंडीशन में तुम 2 दोस्त हो, एक कंडीशन में तुम 20 दोस्त हो। किस कंडीशन में ऐसा होगा कि मैं जिधर देखूं उधर मेरे को कोई ना कोई दिख ही जाएगा? 20 वाले में, 2 वाले में? 20 वाले में। तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उसकी रैंडमनेस क्या होगी बेटा? उतनी ज़्यादा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस। अरे बोलो भाई, अभी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो इधर, कपिल एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में बन रहे होंगे 4-4 मॉलिक्यूल। प्रोडक्ट में कितने बन रहे होंगे? 4। रिएक्टेंट में होंगे 2। तुमसे पूछेगा कि बताओ एंट्रोपी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो आपको पता है प्रोडक्ट में 4 है, रिएक्टेंट में 2 है, तो प्रोडक्ट मतलब 4 - 2 कितना आएगा बेटा? 2। तो यहाँ से हमें पता चल गया जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उसकी एंट्रोपी क्या होगी? उतनी ज़्यादा। क्या होगी बेटा? उतनी ज़्यादा। तो याद रखना, फॉर अ सिस्टम विद फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया एंट्रोपी ऑफ मोर। बेटा तू भी लग जाओ उन्हीं के चक्कर में, बन जाओ उन्हीं की तरह, मत पढ़ और क्लास को डिस्टर्ब कर। तीनों को भगा दूंगा बाहर, पहले ही बोल चुका हूँ ना, मत पढ़। हाँ बेटा, किसके? हाँ एंट्रोपी के ना, हाँ डायरेक्टली नहीं। सही है, बहुत अच्छा सवाल है। उसका सवाल है कि भाई जो भैया आपने चेंज इन एंट्रोपी पढ़ाया वो होता है Q रिवर्सिबल अपॉन T। तो भैया अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एंट्रोपी भी बढ़नी चाहिए। बेटा चेंज इन एंट्रोपी की बात हो रही है, एंट्रोपी की बात नहीं कर रहे हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? चेंज इन एंट्रोपी। अगर पहले कम टेम्परेचर आपने दिया था तो भाई एक एंट्रोपी की वैल्यू रही होगी। जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पहले वाले से कंपेयर करोगे तो जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी बेटा? ज़्यादा। क्या हो जाएगी? ज़्यादा। मैं क्या कह रहा हूँ, इस चैप्टर में यही तो बवाल है, जो दिखता है वो होता है, जो होता है वो दिखता नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई मुश्किल है चैप्टर? अरे समझ भैया, टेम्परेचर चेंज करते डेल्टा U 0 हो गया, पर हीट में NCV डेल्टा T लिख रहे हैं तो वहाँ डेल्टा T 0 नहीं हो रहा। अरे बताया था तुम्हें पहले भी, वही चीज़ तो हो रही है यहाँ पे भी। ठीक है, तो याद रखना। अगला पॉइंट क्या है? एंट्रोपी ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज लार्जर देन दैट ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। एज इन मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल देयर आर मोर वे ऑफ अरेंजिंग एटम। जैसे मतलब बेटा देख, अगर एक कंपाउंड है, देख ध्यान से, अगर एक कोई कंपाउंड है उसमें केवल ये देख 3 कार्बन है, तो ये अपने आप को कैसे अरेंज कर सकता है? या 4 है मान ले, तो एक ऐसे नॉर्मल पड़ा है, दूसरा अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? 3 और 1 ही है, ऐसे ही तो अरेंज हो सकता है 2 तरीके से। पर कहीं मान ले 6 कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये कैसे कैसे अपने आप को अरेंज कर सकता है? 5 ये, 1 2 ये, 3 4, 1 2 3 4 5 6, और भी तुम कर दो 1 2 3, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, 1 2 3 4 5 6। मतलब देख रहे हो, अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो इनका अरेंजमेंट क्या होते जा रहा है बेटा? बढ़ते जा रहा है। तो इनकी रैंडमनेस क्या हो जाएगी? ज़्यादा। क्या हो जाएगी? ज़्यादा। याद है, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले एक क्वेश्चन बताया था, मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि देखो C3H8 की रैंडमनेस ज़्यादा है। क्यों? इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो अपने आप को अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? अरेंज। अरे अभी बताया तो था, C3 की ज़्यादा होगी, फिर C2 की, और फिर C1 की। तो वाली चीज़ लिखी हुई है, जनरली नहीं पूछा जाता। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा देखो ना, तुमसे कोई पूछे एक उबला हुआ अंडा और एक कच्चा अंडा, किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी? अरे बाट,
कच्चा अंडा लिक्विड है बेटा, अरे लिक्विड फॉर्म में, उबला हुआ अंडा है सॉलिड। आप बताओ। हाँ भाई, अरे मैं फेंक दूँ ये उबले हुए अंडे को, यहाँ पे फैलेगा? अरे यहीं गिरा रहेगा। और अगर लिक्विड को, अंडे को फोड़ दो तो क्या थोड़ी दूर में तो फैल जाएगा? अरे देखो ना उसकी रैंडमनेस क्या है, ज़्यादा फैल गया थोड़ी दूर में भाई। नहीं आया अभी भी समझ तो? हाँ आ गया तो अच्छी बात है बेटा। देखो ध्यान से देखो, गाने के मजे मतलब कपिल आ जाओ इधर आ जाओ। देखो मतलब आपको एक लाइन और समझ आ गई कि अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी भी क्या हो रहा होगा बेटा, इंक्रीज। इसके बाद देखो ये अच्छे से समझ लेना। देखो इधर मुझे एक बात बताओ, पहले बताओ एंट्रोपी का मतलब समझ गए हो? रैंडमनेस कितना इधर उधर फालतू में घूम रहा है तुम्हारे तो लखेरों की तरह, वही घूमते रहते हैं कुछ बच्चे, है ना। देखो कहानी देखो, एक केस है जिसमें दो मॉलिक्यूल स्ट्रांगली चिपके हुए हैं, ये टूट नहीं रहे, बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग है। एक केस है जिसमें दूर दूर है, जिसको जहां मन कर रहा है घूम रहा है। पहला केस जिसमें चिपके हुए हैं, दूसरा केस जिसमें कम चिपके हुए कहीं भी घूम रहे हैं। किस केस में एंट्रोपी ज़्यादा होगी? सेकंड वाले में, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, कहीं भी मूव कर रहे हैं भाई। अरे भाई पहला केस है पापा मम्मी ने तो मैं पकड़ रखा है भाई, हमारा बेटा या बिटिया बाहर नहीं जाएगी, पढ़ाई करती रहेगी। दूसरा केस है छोड़ दिया, होता है ना कईयों के पेरेंट कि ठीक है जो कर रहा है करने दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो तुम जहाँ मन कर रहा है वहाँ घूमते फिर रहे हो, तो तुम्हारी रैंडमनेस दूसरे वाले में ज़्यादा है ना। जब देखो कहीं भी रोड पे घूमते, कहीं नाली में पड़े हो मिल जाओगे, अरे सही है। पर पहले वाले केस में घर पे आराम से स्टडी टेबल पे पढ़ रहे होगे, तो दूसरे केस में तुम्हारी रैंडमनेस क्या है, ज़्यादा। अरे यार क्या है, ज़्यादा। तो अगर मैं आपसे एक केस पूछूँ, ये बताओ मुझे, एक है NaCl, एक है MgCl2, ठीक है, MgCl2। मुझे बताओ Na किस ग्रुप का है? हेली ना करे फर्स्ट तो कितना चार्ज आएगा, +1। मैग्नीशियम किस ग्रुप का है? सेकंड तो कितना चार्ज आएगा, +2। तो मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेटा, ज़्यादा। क्या है, ज़्यादा, स्ट्रांगली चिपके हुए हैं। और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम। तो बताओ किसकी रैंडमनेस किसकी ज़्यादा होगी, NaCl या MgCl2? क्यों? धीरे से पकड़ा हुआ है, कमज़ोर सा है, तो कहीं भी मूव कर सकते हैं, दौड़ भाग सकता है, पर ये ज़्यादा दौड़ेगा भागेगा नहीं। रट लोगे, मतलब समझ गए होगे, रटा नहीं रहता, वो तो आदत हो गई इस चैप्टर में, रट लोगे करते हो, ठीक है। तो ये याद रखना, एक डाटा है बेटा, इस डाटा को याद रखना, हार्डेस्ट सब्सटेंस है स्मॉलर एंट्रोपी देन सॉफ्टर सब्सटेंस। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अरे सही भाई हार्ड चीज़ें, सॉफ्ट चीज़ें, किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, सॉफ्ट, ऑलरेडी पता है ना। जैसे देखो इसमें एक एग्जांपल याद रखना, ग्रेफाइट डायमंड, ये कई बार कंपटीशन में आ चुका है। कपिल कपड़ा नहीं सिलेगा उस कपड़े से, है ना। देखो इधर एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। क्या है बेटा, डायमंड और ग्रेफाइट, किसकी एंट्रोपी ज़्यादा है? अरे किसकी है? डायमंड हार्ड होता है, अरे यार पढ़ा है भाई। डायमंड क्या होता है, हार्ड, तो इसकी एंट्रोपी क्या है, कम। ग्रेफाइट की क्या है, ज़्यादा, क्योंकि उतना हार्ड नहीं होता बेटा। डायमंड तो बहुत हार्ड होता है, खरीदना भी और वैसे भी अरे खरीदना तो हार्ड होता है, वैसे भी हार्ड होता है। जब आप लोग डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो, जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो डायमंड और ग्रेफाइट की, तो नहीं पढ़ा आपने? बताओ मैं भगा दूँ तुम्हें, कर दूँ फ़ोन तुम्हारे घर पे? रोगी तो नहीं फिर, घर पे फ़ोन कर दूँ तो? बताओ तुम्हारी हरकतें कर क्या रही हो क्लास में, बोलो। कर दूँ पापा को फ़ोन अभी? मंजू कर दूँ बेटा? तो भाई हार्ड कौन होता है, डायमंड या ग्रेफाइट? डायमंड। तो अगर डायमंड हार्ड है तो इसकी एंट्रोपी कम होगी, ग्रेफाइट की ज़्यादा। इसी तरीके से सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन में सोडियम की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम, उसके बाद कौन है बेटा, आयरन। तो याद रखना है इसको, ठीक है। इसके बाद देखो ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब कुछ यूनिट्स की बात करेंगे। एंट्रोपी के दो फॉर्मूले बेसिक आपको आते हैं, कौन कौन से बताओ? एक बोलो, हीट रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। दूसरा क्या है, चेंज इन एंथैल्पी अपॉन टाइम नहीं है बेटा, टेम्परेचर। टी माना टाइम की तरह दिखता है पर टाइम है नहीं, टाइम तुम्हारा खराब चल रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स चल रही है। अगला पॉइंट है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। अब हमें क्या करना है, बस इन तीनों फॉर्मूले को, जो हमने पढ़ा Q रिवर्सिबल अपॉन T, डेल्टा H/T और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसको अलग अलग रिएक्शन के लिए बस डिनोट करके आपको दिखाया जाएगा,
ठीक है, किस तरीके से डिनोट किया जाता है। देखो ध्यान से समझना। जैसे मुझे इस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी बतानी है, बस पॉजिटिव नेगेटिव बताना चाह रहा हूँ। मुझे बताओ इसमें एक और एक कितने हो गए बेटा? 2। कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? 2। रिएक्टेंट कितना है? 1। एंट्रोपी निकालने का आपको क्या तरीका बताया? बोलो। चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालते हैं बताओ? बोलो। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट। अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू गिवन होगी आपको पेपर में कि इसकी 22 है, इसकी 16 है, इसकी 10 है, वैसे निकालोगे। ठीक, मान लो इसकी एंट्रोपी है 10, इसकी है 6 और इसकी है 4, तो चेंज इन एंट्रोपी का क्या तरीका हमने पढ़ा बेटा बताओ? अरे क्या तरीका है चेंज इन एंट्रोपी? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्ट। क्वेश्चन में प्रोडक्ट की एंट्रोपी कितनी दे रखी है आपको? बोलो। 10 + 6 कितनी होगी बेटा? 16 माइनस रिएक्टेंट की कितनी है? 4। तो निकाल लोगे 16 - 4 12। कितनी हो जाएगी बेटा? 12। लाइट आई नहीं आज है, चलो गर्मी लग रही है ना, कोई बात नहीं, गर्मी तो लग रही है सही में वाकई आज। मच्छर नहीं, मच्छर काटेंगे बेटा तुम, देखो पाप है तुम्हारे, पाप। ठीक है, देखो। अरे बेटा आ जाओ। तो अब देखो, अगर बेटा एंथैल्पी की हम एंट्रोपी की अगर हम लोग बात करें तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, एंथैल्पी हम लोग किस में निकालते थे? जूल पर मोल। टेम्परेचर किस में होता है? केल्विन। तो एंट्रोपी की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर मोल पर केल्विन। अरे मैं लिख सकता हूँ जूल पर मोल पर केल्विन। किसकी यूनिट बेटा? एंट्रोपी। तो क्वेश्चन एंथैल्पी नहीं, एंट्रोपी। तो क्वेश्चन में लिखी होगी वैल्यू, ऐसे लिखा होगा 20 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अगर आप नहीं समझ पा रहे वहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक, मतलब यूनिट नहीं, डेल्टा एस नहीं लिखा हुआ, तो भी आप समझ जाना है किसकी यूनिट है बेटा? एंट्रोपी। किसकी है बेटा? एंट्रोपी। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? अरे बताओ, इस क्वेश्चन में मुझे बताओ प्रोडक्ट के कितने मोल बन रहे हैं बेटा? 2। रिएक्टेंट के कितने बन रहे हैं? 3। कितने बन रहे हैं? 3। हमने चेंज इन एंट्रोपी क्या से सीखा? बोलो। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के कितने मोल है बेटा? 2। रिएक्टेंट के कितने? 2 + 1 3। तो 2 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा? -1। इसलिए एंट्रोपी लेस देन 0 लिखा है। क्या लिखा है बेटा? लेस देन 0। समझ आ गया आपको? अरे आया नहीं भैया, झूठ मूठ कहाँ बोलते रहो, आ गया ना बेटा? हाँ चलो, देखो अगली चीज़ देखो, ध्यान से समझो, इसके बाद की कहानी सुनो। अब क्या होता है बेटा, अलग अलग रिएक्शन के लिए एंट्रोपी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कभी हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट, कभी हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट। कुछ नहीं करना, वो जो हमने Q/T लिखा है ना, T की जगह लिख दूंगा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। मेल्ट हो रहा होगा तो क्या लिख दूंगा? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। Q की जगह लिख दूंगा Q मेल्टिंग पॉइंट, Q बॉइलिंग पॉइंट, बस ये लिखना है, Q वेपराइजेशन। तो अलग अलग स्टेप्स के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे देख बेटा, अगर कोई फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो मैं जो H लिखा था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? ΔH फ्यूजन। पेपर में लिखा होगा एंथैल्पी, सॉरी हाँ, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज इतना जूल, है ना, इतना मोल पर जूल, है ना, ऐसे लिखा होगा, इतना जूल पर मोल, 20 जूल पर मोल है एट अ गिवन टेम्परेचर है। मान लो वाटर दे दिया, तो वाटर के लिए मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0। अरे कितना होता है भाई? 0। कितना होता है भाई? 0। तो आप अपने आप ले लोगे, पर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं लेना है। 0 डिग्री को किस में कन्वर्ट करोगे? केल्विन। कितना होगा 0 डिग्री? 273। कितना होगा? 273। कर जाओगे क्वेश्चन आएगा कि भाई बर्फ है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, तो आपको निकालना है चेंज इन एंट्रोपी। क्या निकालना है? चेंज इन एंट्रोपी। ऐसे लिखा होगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या लिखा होगा बेटा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन पढ़ चुके हो भाई ऑलरेडी पूरी डिटेल में। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड बनना। अरे सॉलिड से लिक्विड बनने को क्या कहते थे? फ्यूजन। उसकी एंथैल्पी दे रखी होगी और टेम्परेचर नहीं भी दिया, बस लिखा है पानी, तो पानी का मेल्टिंग पॉइंट आपको आना चाहिए। कितना होता है? 0 डिग्री, पर सेल्सियस में नहीं लेना है उसे, केल्विन। कितना आ जाएगा? 273। है सवाल, मार्केट में घूमते हैं सवाल। इस चैप्टर में तो एनसीईआरटी ने कंजूसी कर दी है, सिर्फ 20-22 क्वेश्चन दे दिए। मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं। ठीक है, अगला है वेपराइजेशन। क्या बेटा? आप खुद बताओ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विड से गैस। तब वहाँ पूछेगा तुमसे, बताओ एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या है? कुछ नहीं, ΔH वेपराइजेशन अपॉन T वेपराइजेशन। मुझे बताओ वाटर कब वेपर बनता है?
कितने डिग्री पे? अरे बोलो, बॉईल कब होता है पानी? 100 डिग्री। इसे केल्विन में कन्वर्ट करो, 373। तो टेम्परेचर की जगह आके बॉइलिंग पॉइंट मतलब कितना आ जाएगा? 373। ये आपको लिखा होगा कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज दिस, फाइंड एंट्रोपी। ठीक है, पर टेम्परेचर नहीं लिखा होगा, आप बुद्धि लगा लेना वाटर के लिए। ठीक है, कर पाओगे? अरे कर पाओगे भाई। और अगर मान लो कि मेल्टिंग, बात तो सुनो, मान लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का नहीं पूछ रहा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का नहीं पूछ रहा, वो पूछ दे रहा है कि बताओ 72 डिग्री टेम्परेचर देने पे, 72 डिग्री टेम्परेचर देने पे कितना चेंज इन एंट्रोपी होगा। तो कुछ मत करना, आपको एंथैल्पी गिवन होगा 72 डिग्री पे, और 72 डिग्री सेल्सियस दे रहे, कैसे किस में कन्वर्ट कर लोगे? केल्विन में। यहाँ से क्या पा जाओगे? एंट्रोपी। मतलब ट्रांजिशन, मतलब किसी भी पोजीशन पे अगर आपसे पूछा जाए तो आप एंट्रोपी निकाल सकते हो। फॉर्मूला वही था यार, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी डेल्टा एच अपॉन टी। बस मैंने थोड़ी भाषा को महंगा कर दिया। फ्यूज़न, वेपराइजेशन, अरे समझ रहे हो ना? तो अगर यहाँ पे वेपराइजेशन आ रहा है तो डेल्टा एच भी क्या होगा? वेपराइजेशन। कुछ नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे फिर मजा आएगा। करो जरा क्वेश्चन। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बताओ। इसमें मेरे को बताते जाना, ठीक है? जिस बच्चे को नहीं भी आता ध्यान से समझ लो भाई, मैंने आपको डेल्टा एच निकालने का तरीका बोला है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। मुझे बताते जाओ, इसमें प्रोडक्ट के कितने मोल है बेटा? बोलो 1। इसमें कितना है? 1। तो बोलो इसका कितना आ जाएगा? 0। अच्छा मेरे को एक चीज़ आप और बता सकते हो, 0 नहीं आएगा। ये है लिक्विड, ये है सॉलिड। ये है लिक्विड, ये है सॉलिड। बताओ किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी? अरे लिक्विड की, सॉलिड की? लिक्विड की। किसकी होगी? लिक्विड। पर हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अरे क्या करते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और किसकी एंट्रोपी ज़्यादा है? अरे बोल दो यार, लिक्विड। मतलब रिएक्टेंट की ज़्यादा, मतलब वैल्यू कैसी आएगी यहाँ पे? नेगेटिव। तभी तो लिखा है डेल्टा एस इज लेस देन 0। क्या लिखा है भाई? डेल्टा एस इज लेस देन 0। अगला केस देखो, यहाँ पे क्या आएगा बताओ? यहाँ पे बताओ। अरे बोलो भाई, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितना है? 2, रिएक्टेंट कितना है? 3, और दोनों गैस हैं। तो बेटा उससे तो हम कर नहीं पाएंगे सॉलिड लिक्विड गैस से। जो आपको मैंने रटवा दिया भाई, गैस को छोड़ दूँ ज़्यादा मूव करेगी, उसकी रेंडमनेस क्या होती है? ज़्यादा। फिर किसकी? लिक्विड। पानी डालूंगा थोड़ा तो चलेगा, पर बर्फ़ का टुकड़ा यहाँ रख दो तो वहीं पड़ा रहेगा बेटा सॉलिड फॉर्म में। अगर इतना टेम्परेचर मैंने मेंटेन किया है तो, अरे किया है ना, मतलब सबसे ज़्यादा मूव कौन करता है? गैस, उसकी एंट्रोपी ज़्यादा। फिर किसकी? लिक्विड। फिर किसकी? सॉलिड। तो इसमें तो मैंने सॉलिड लिक्विड से डिसाइड किया। इस केस में दोनों गैस हैं, पर मैंने अभी आपको बताया एक केस में 2 दोस्त रोड पे घूम रहे हैं, वो ज़्यादा घूम पाएंगे, या एक केस में 20 दोस्त हैं घूम रहे हैं। कौन लखेरों की तरह हर गली में तुम्हें मिलेगा? 20 दोस्त वाले, है ना? तो आपको बोले जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उसकी एंट्रोपी क्या होती है? उतनी ज़्यादा। तो इस केस में प्रोडक्ट में कितने हैं बेटा? 2 मोल। रिएक्टेंट में कितने हैं? 3। इसमें भी कैसी वैल्यू आ रही है? नेगेटिव। कैसी आ रही है बेटा? नेगेटिव। इस केस में बताओ, ये गैस है, ये लिक्विड है, मुझे बताओ किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी? एंट्रोपी किसकी ज़्यादा? गैस या लिक्विड? गैस। तो मतलब प्रोडक्ट की क्या आ रही है बेटा? पॉजिटिव वैल्यू, और रिएक्टेंट की क्या आ रही है? कम। मतलब ये अगर 10 आएगा तो ये कितना आएगा? 4। यहाँ पे नेट वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। तो यही तो आंसर जाएगा आपका। अरे कर दोगे, नीट का सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं आता। यही बस 2-4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, बस इजी से क्वेश्चन आते रहते हैं। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? चलो इसे करो जरा, करो। अब आप लोग करो, इसको आप लोग सॉल्व करो, चारों के लिए सॉल्व करो रफ कॉपी में।